हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय हो गया है आपकी CDP की क्लास का, तो शुरू कर रहे हैं हम अधिगम। हम अधिगम पढ़ रहे हैं। अधिगम में हमने अधिगम की परिभाषा, अधिगम के कुछ सिद्धांत जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बंड्यूरा साहब का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सिद्धांतों को पढ़ने के बाद आज हम कुछ और लोगों के सिद्धांत लेने जा रहे हैं। हम पहला सिद्धांत जो आज लेने जा रहे हैं वो है फ्रेडरिक स्किनर साहब का, बुहास फ्रेडरिक स्किनर। ऐसे बुहास दिख रहा है, बुहास फ्रेडरिक स्किनर, बुहास फ्रेडरिक स्किनर। किसका सिद्धांत लेने जा रहे हैं हम लोग लेने जा रहे हैं बुहास फ्रेडरिक स्किनर का सिद्धांत। गुड, शुरू करें। चलिए, तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हम लोग बुहास फ्रेडरिक साहब का सिद्धांत। देखिए, स्किनर के अधिगम के सिद्धांत के कुछ नाम हैं। सबसे पहले किसी भी सिद्धांत को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत के नाम लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके सिद्धांतों के कुछ नाम देखते हैं। पहले भी जो इनका सिद्धांत है वो है आर टाइप। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर टाइप, अनुक्रिया अनुकूलन सिद्धांत। देखिए, सबने क्या किया था कि एस टाइप दिया, एस आर टाइप दिया, इन्होंने आर टाइप, पहले अनुक्रिया को महत्व दिया कि अनुक्रिया का अनुकूलन होना चाहिए। मींस आपका जो रिस्पॉन्स है उसका अनुकूलन होना चाहिए। तो इस तरह से इनका सिद्धांत बन गया आर टाइप सिद्धांत। दूसरा जो नाम है इनके सिद्धांत का वो है अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत यानी कि आरएस सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिर है सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर आता है आपका सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत यानी कि सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। फिर हम जो चौथा नाम इनके सिद्धांत को कहते हैं वो है नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत। और फिर आता है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि ये रहे कुछ नाम, टोटल 7 नाम है जो मैंने आपको बताया। आर टाइप अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या आरएस थ्योरी। फिर आता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिर आता है आपका सबलीकृत अनुक्रिया का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुकूलन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। फिर कोई, देखिए इन सब नामों को देने के पीछे अगर किसी चीज का कोई नाम दिया गया है तो कोई ना कोई अर्थ जरूर रहा होगा। तो जब आप स्किनर को पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको एक एक नाम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नाम क्यों दिया गया था। सही है? जब आप एक एक सारे नाम इसके पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नाम क्यों दिया गया। शुरू करें? चलिए अब डिटेल में लेते हैं हम इनके सिद्धांत को। जो पहला पॉइंट आपका है, जो पहला पॉइंट है आपका कि कोई प्राणी किसी क्रिया को तभी जारी रखेगा जब उसे अनुक्रिया से कोई फायदा होगा या पुरस्कार मिलता होगा। फिक्स चीज है। देखिए, आप कोई काम क्यों करेंगे? फिक्स चीज है ना, आप कोई काम क्यों करेंगे भाई? अगर आपको कोई काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके फलस्वरूप आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है तो आदमी तो आपको पागल ही कहेगा ना। हम सब काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लालच है मन में कि आज टेट निकलेगा, कल सुपर टेट निकलेगा, मास्टर हो जाएंगे, 40-45 हजार रुपया तनख्वाह जेब में आएगी, बढ़िया आराम से जिंदगी जिएंगे, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो कोई प्राणी किसी कार्य को तभी जारी रखेगा जब उसे अनुक्रिया से कोई फायदा हो या पुरस्कार मिलता हो। बिना फायदे के, मानते हैं किसी को पैसे का फायदा नहीं होगा, कोई कहेगा मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, पर उसको भी वहां पे नेम और फेम का फायदा होता है, उसका नाम बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, कोई ना कोई फायदा तो हर कार्य के पीछे हर व्यक्ति का जुड़ा होता है। समझ लीजिएगा बाकी लोग कि किसका क्या क्या फायदा किससे किससे हो रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए स्किनर के प्रयोग में, स्किनर का जो प्रयोग था उसमें एक बक्से का यूज हुआ था। स्किनर के प्रयोग में एक बक्से का प्रयोग हुआ था जिसे सक्रिय अनुकूलन बक्सा कहा गया था। क्या कहा गया था? सक्रिय अनुकूलन बक्सा। पहले उसको कहा गया सक्रिय अनुकूलन बक्सा। ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स और हिंदी में बोलते थे सक्रिय अनुकूलन बक्सा। ठीक है, जिसे बाद में इसका नाम जो है, इसका नाम बदला गया और इसे कहा गया स्किनर बॉक्स या स्किनर का बक्सा। स्किनर बॉक्स या स्किनर का बक्सा। ठीक, तो पहले स्किनर पूछा जाता है कि स्किनर के प्रयोग में जिस बक्से का यूज किया गया था उसे क्या कहा जाता है? पहले क्या कहा गया? ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स, सक्रिय अनुकूलन बक्सा। फिर पूछा गया आज के समय में स्किनर ने जिस प्रयोग अपना प्रयोग जिस बक्से पर किया था उस बक्से को क्या कहते हैं? तो स्किनर बॉक्स या स्किनर का बक्सा कहते हैं। स्किनर के कबूतर वाले बक्से को कबूतर पेटिका या पिजन बॉक्स कहते हैं। इन्होंने जो स्किनर साहब का जो अध्ययन था ये कुछ कबूतरों पर आधारित था। इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो कुछ कबूतरों पर किया था। स्किनर ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, जो सिद्धांत दिया, वो किस पे अध्ययन करने के बाद किया था? वो किया था इन्होंने कबूतरों पर अध्ययन करने के बाद, और इसीलिए उसे कहा जाने लगा, जिस पर अगर पूछता है एग्जाम में इस तरह से कि कबूतरों पर जो एक्सपेरिमेंट किया स्किनर ने उस बक्से को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पिजन बॉक्स। क्या कहते हैं? पिजन बॉक्स। क्लियर हुआ? स्किनर का फिर हमको पढ़ना है श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। तो जब मुख्य अनुक्रिया से कुछ सहायक अनुक्रिया, जैसे आप मेन कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई सहायक अनुक्रिया इस तरह से जुड़ी हो कि व्यक्ति मुख्य अनुक्रिया सीखने के दौरान उन्हीं क्रम में एक सीख जाए, तो उसे श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो काहे परेशान? अब समझिए। देखिए लिखा होता है वो सिर्फ नोट्स बनाने के काम आता है कि फ्यूचर में कभी डेफिनेशन पूछेगी। समझना तो यहां है ना। देखिए क्या कहता है इनका श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। जब आप सिंप्लीफिकेशन सीख रहे थे, जब सीख रहे थे 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। अब यहां पर हम आपको मानते हैं कि हम आपको जोड़ घटाओ आप सीख तो चुके थे, ठीक है, लेकिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो अब यहां पर क्या होगा? आपको पहले सिखाया गया बॉड मास का रूल लगाना है। बॉड मास, ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट ऑफ का हटा दिया, इतना हटा दीजिए। अब यहां पे डमास का रूल लगेगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 प्लस 2 इंटू 4, फिर मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 2 प्लस 8 10। ठीक, ये हो गया कि आपकी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन तीनों की प्रैक्टिस हो गई। ये रही बात मैथ्स की। और सिंपल तरीके से जानते हैं, आपको लिखना सिखा रहे थे हम राम नारायण, राम नारायण। समझिएगा, सब डेली लाइफ से जुड़े एग्जांपल्स हैं। मजा आता है इसीलिए क्योंकि जब डेली लाइफ के एग्जांपल्स मिलते हैं आप खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। जब आपको राम नारायण लिखना सिखाया गया होगा तो आपको एक बार में किसी ने राम नारायण लिखना नहीं सिखाया होगा। बचपन में जब आप 3 वर्डों वाले शब्द पढ़ रहे थे तो आपको राम लिखना सिखाया गया था कि राम, ऐसे सिखाया गया था। जब हम आपको राम नारायण की बात करते हैं तो आपसे कोई डायरेक्ट नहीं कहता कि आप राम नारायण लिखिए। पहले कहते कैसे लिखा जाएगा, जब आपको सिखाते हैं राम नारायण कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो आपको कहते हैं पहले राम लिख दो। अब देखिए आपको राम कोई लिखने को नहीं सिखा रहा है, आपको राम कोई लिखने को नहीं सिखा रहा है। आप उस राम नारायण की श्रृंखला में राम लिखना फ्री का सीख रहे हो, राम की प्रैक्टिस आपकी फ्री हो रही है। तो राम नारायण ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ये आप फ्री में सीख गए, ये पार्ट आप फ्री में सीख गए। तो श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत यही कहता है कि कुछ चीजें सीखने के दौरान आप कुछ चीजें फ्री में सीख जाते हो। यही है आपका श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत। समझ में आया? श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में। यह हो गया श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत, सबको समझ में आ गया ना भैया?
चलिए अब स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत देखते हैं। स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए भाषा विकास के सिद्धांत, इसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। स्किनर का भाषा विकास, स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत। देखिए स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत को, स्किनर के भाषा विकास के सिद्धांत को भाषा के सबलीकरण, अनुकरण, क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो भाषा विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? भाषा के सबलीकरण का सिद्धांत, भाषा के अनुकरण का सिद्धांत, भाषा के क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत, क्रिया प्रसूत वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं इनके भाषा विकास के सिद्धांत को। ठीक है, इस सिद्धांत के कुल 3 चरण दिए हैं इन्होंने कि कैसे कैसे बच्चे में भाषा का विकास होगा। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है ये, बहुत लॉजिकल सिद्धांत है जिससे आप खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए चीजें वही अच्छी लगती हैं जब आप खुद को कनेक्ट कर पाओ उससे। ठीक है, देखिए इसके 3 चरणों ने बताया, अनुकरण, साहचर्य और सबलीकरण। सबलीकरण मीन्स होता है आप आत्मधारण करते हैं उस चीज को। ठीक है, आप जब किसी चीज को आत्मधारण करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सबलीकरण। ठीक है, देखिए अनुकरण है आप किसी चीज का अनुकरण करते हैं। ठीक है, आपने पापा ने कहा, सिंपल सी यही पे जो एग्जांपल इसी को लेते हैं, पापा द्वारा चाय लाओ सुनकर चाय शब्द जानना। पापा, आपको नहीं पता था उसके पहले कि चाय क्या होती है, आपको नहीं पता है कि चाय क्या होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ना समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। ठीक है, पापा ने आपसे क्या कहा कि बेटा चाय ले आओ, ऐसे कहते हैं ना पापा लोग। जब बच्चा छोटा छोटा सा रहता है तो पापा लोग कहते हैं, उसको पता नहीं होता है, जब बेटा बुक उठा लाओ, जब बेटा चाय ले आओ। आपको चाय, उस चीज को बच्चा नहीं जानते कि क्या होती है चाय। ठीक है, या फिर पापा ने कहा जाओ बेटा किताब ले आओ, अब बच्चे को नहीं पता है कि किताब लाओ, किताब क्या होती है उसको नहीं पता। मम्मी ने क्या किया कि उसे यहां से मान लीजिए कुछ भी उठा के दिया, कोई किताब, मान लीजिए ये लेटर पैड रखा है, इसको उठा के दिया कि लो ये लो। मान लीजिए पापा ने कहा जाओ बेटा लेटर पैड उठा लाओ, आप आए, मम्मी ने आपको इशारा किया कि बेटा ये लेटर पैड है, ये ले जाओ। ठीक है, अब आपको आज जब पापा ने कहा लेटर पैड तो आपको एक शब्द सीखने को मिला, लेटर पैड। तो ये क्या हुआ? अनुकरण के द्वारा आपने सीखा। साहचर्य क्या हुआ कि मम्मी ने लेटर पैड जो शब्द है उसको लेटर पैड जो वस्तु है उससे जोड़ दिया। जो लेटर पैड शब्द है और जो लेटर पैड वस्तु है इसको आपस में जोड़ दिया। आपको पता हो गया ना कि अगर पापा लेटर पैड कहेंगे तो क्या लेके जाना है? लेटर पैड लेके जाना है। समझ में आया? समझ में आया? जब पापा कहेंगे लेटर पैड लेके जाना है तो आपको क्या लेके जाना है। इसी तरह पापा कहेंगे किताब लेके आना है तो आपको पता है क्या लेके आना है। पापा कहेंगे चाय लेके आओ तो आपको पता है कि क्या लेके आना है। बस यही हुआ आपका साहचर्य। जब आप किसी शब्द को किसी वस्तु से जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं साहचर्य। तो अब आपको पता चल गया अनुकरण क्या हुआ, सहचर्य क्या हुआ, सबलीकरण। अब आपने जब दोनों चीजों को जोड़ लिया यही हो गया सबलीकरण। आपने मतलब उसको धारण कर लिया। तो माता पिता साहचर्य को ही बढ़ावा देंगे कि आप एक चीज को जोड़कर दूसरी चीज सीख लें, यही होता है आपका साहचर्य। ठीक, साहचर्य समझ में आया, सिद्धांत समझ में आया। कुल मिला के पूरा सिद्धांत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। आई होप आपको भी ये सिद्धांत इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। स्किनर का भाषा विकास का सिद्धांत बड़ा ही गजब का सिद्धांत है कि चीजों को आप रिलेट कर लेते हैं। किसी ने एक शब्द कहा कि ये चीज आपसे कहा गया, पहली बार आप जब कार नहीं जानते थे, पापा ने कहा आज बेटा तुम्हारे लिए कार लेके आएंगे। गए पापा बाजार, इतनी बड़ी सी एक कार लाके दिए। बेटा भसक्का, चीज तो अच्छी लगी लेकिन नहीं पता था कि इसी को कार कहते हैं। अब जब आप कार लेके आए हैं, मम्मी ने कहा बेटा पापा तो कार ले आए तुम्हारे लिए। अब बच्चे को समझ में आ रहा है कि अच्छा ये कार है। अब समझा कि हाँ ये तो कार आ गई मेरे लिए। तो अब आप कार शब्द, अब आप फ्यूचर में जब भी उस तरह की आकृति देखेंगे, रोड पे देखेंगे, कोई दूसरा खिलौना आएगा, आप तुरंत कह देंगे कि सर या ये तो कार है, मम्मी वो देखो कार जा रही है। तो यही हुआ आपका सबलीकरण, आप उस चीज को धारण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्किनर के सिद्धांत के बारे में हम कुछ और बातें करते हैं। स्किनर की पुनर्बलन की सूची है। स्किनर ने पुनर्बलन बताया है कि 4 प्रकार का पुनर्बलन दिया था। स्किनर ने क्या दिया था? पुनर्बलन। स्किनर ने 4 प्रकार के
पुनर्बलन बताए हैं। इसको देखिएगा ध्यान से, इसको हम बोर्ड पे ही पढ़ते हैं। स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन, स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए। ठीक, स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं ये हम बताएंगे। भैया पहली बार में तो किसी को नहीं पता होता है। चलिए एक मिनट देखिए, स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। कौन कौन सा? पहला है सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन। फिर हुआ नकारात्मक पुनर्बलन। लिखते जाइए आप लोग, समझाते हैं हम, अभी लिख लेते हैं पहले फिर समझते हैं। इस चीज को आराम से, काहे परेशान होना, कहां जाना है, कोई जल्दी है? अरे भैया कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इसके बाद हम आज जिसका सिद्धांत लेने जाने वाले हैं वो सबसे मस्त सिद्धांत है, उससे अच्छा सिद्धांत कोई है ही नहीं। ठीक, अधिगम का सबसे मस्त सिद्धांत, कुत्ते वाला सिद्धांत, सबको पता चल गया होगा कि इसके बाद हम कौन सा सिद्धांत लेने वाले हैं। तो सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, फिर होता है आपका सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, और उसके बाद आपका चौथा है आंशिक पुनर्बलन। कौन कौन से हो गए? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन। ठीक, ये 4 प्रकार के पुनर्बलन हो गए। अब इसको समझते हैं, लिख के समझें, लिख दें, लिखना है तो लिख दें, नहीं तो फिर इसको क्या करें, लिख दें, एक एक चीज की बस समझा दें। चलिए, अगर हम पहला टॉपिक ना लेते हैं सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, तो अब सकारात्मक पुनर्बलन की समझ में आ रहा होगा। पुनर्बलन मीन्स होता है रीइंफोर्समेंट या तारीफ। ठीक है, जब आपकी तारीफ होती है तो पुनर्बलन। और सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक मीन्स समझ रहे होंगे, पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव पुनर्बलन, यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जब आपकी तारीफ हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। तो अगर इसको लिखना हो तो चलिए लिख देते हैं, ताकि आप लोग नोट्स भी बना लो अच्छे से, मजा आ जाएगा, फिर कभी लेक्चर देखने का जरूरत नहीं लगेगा। ठीक है, वह वस्तु जो किसी, देखिए, वह वस्तु जो किसी आवश्यकता, वह वस्तु जो किसी आवश्यकता की पूर्ति करे, एग्जाम्पल, भूखे को भोजन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। भाई अगर कोई भूखा है उसको भोजन मिल जाएगा तो वो भोजन क्या होगा उसके लिए? उसके लिए होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। ठीक, समझ में आया? अगर किसी भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, तो उसके लिए कैसा पुनर्बलन होगा? यहां पे भोजन क्या है? भोजन यहां पे आपका सकारात्मक पुनर्बलन। पानी क्या है आपको प्यासे के लिए? प्यासे के लिए पानी क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन। समझ में आ रहा है? तो वह वस्तु जिससे किसी की आवश्यकता पूरी हो जाए वह होता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं, इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन, बात करते हैं अब हम नकारात्मक पुनर्बलन की। देखिए नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन वो होता है, कनेक्ट कीजिएगा पहले सतत से पूरा। अगर
नकारात्मक सकारात्मक पुनर्बलन जो है आपका, उससे कनेक्ट करेंगे नकारात्मक पुनर्बलन को। ठीक है, देखिए जब सकारात्मक की बात कर रहे थे तो क्या बताया था मैंने, यही तो बताया था आपको। देखिए नकारात्मक पुनर्बलन, पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक, चलिए पहले समझ लेते हैं। जब सकारात्मक की बात हो रही थी तो सकारात्मक में यह बात हुई कि जो भी होगा, अगर भूखे को भोजन मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, तो वहां पर भोजन और पानी ये दोनों के दोनों आपके सकारात्मक पुनर्बलन होंगे। वही बात जब नकारात्मक पुनर्बलन की आती है तो क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं नकारात्मक की। आप भूखे हैं, आपके सामने रख दिया गया भोजन, बीच में आ गया एक खूंखार सा कुत्ता, आपको लगा कि अब तो मेरा खाना गया, क्योंकि इसको मारेंगे तो ये नोच लेगा, और अगर खाना नहीं खाएंगे तो भूखे पेट मर जाएंगे। तो अब आपके पास रास्ता क्या बचता है, अब आपके पास सिर्फ रास्ता बचता है एक, क्या, कि आप अपने और उस भोजन के बीच में आए इस कुत्ते को हटा दीजिए। तो यही हो गया आपका नकारात्मक पुनर्बलन। वह, लिखिएगा इसको, वह अवांछनीय, वह अवांछनीय अनुक्रिया, वह अवांछनीय अनुक्रिया हटा देना जिससे वांछनीय, जिससे वांछनीय अनुक्रिया ना हो रही हो, जिससे वांछनीय अनुक्रिया ना हो रही हो। ठीक, समझ में आया, वह अवांछनीय अनुक्रिया हटा देना जिससे वांछनीय अनुक्रिया ना हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल, आदमी और भोजन, आदमी और भोजन के बीच में खड़े कुत्ते को हटा देना, कुत्ते को हटा देना, समझ गए ना, कुत्ते को हटा देना। यह हो गया आपका नकारात्मक पुनर्बलन। वह अवांछनीय अनुक्रिया हटा देना जिससे वांछनीय अनुक्रिया नहीं हो रही हो, ना हो रही हो। एग्जाम्पल, आदमी और भोजन के बीच में खड़े कुत्ते को हटा देना। तो आपका कुत्ता जो है यहां पे क्या है, वो नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, वो नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सतत पुनर्बलन। ये वो वाला पुनर्बलन नहीं है आप जो मोटिवेशन वाला पढ़ रहे हैं, ये स्किनर का अधिगम का पुनर्बलन है। क्या है, अधिगम का पुनर्बलन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका सतत पुनर्बलन। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, सतत पुनर्बलन। चलिए बढ़ते हैं सतत पुनर्बलन पे, देख लेते हैं उसको भी क्या करना है, आराम से देखते हैं। सतत पुनर्बलन क्या है आपका, सतत पुनर्बलन। देखिए सतत पुनर्बलन की बात करें तो सिंपल सा है, आपने अगर सकारात्मक और नकारात्मक आप समझ गए तो सतत पुनर्बलन समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर जो पुनर्बलन दिया जाता है उसे बोलते हैं सतत पुनर्बलन। प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर दिया गया पुरस्कार या पुनर्बलन को सतत पुनर्बलन कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस, सतत मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस। जब आप सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जब भी होता है तो उसके बाद जो आप एक सफल कुत्ते भगाने का जो कार्य आपने किया उसमें अगर आप सफल हो गए तो उसके बाद आपको एक अंदर से एक मोटिवेशन होता है, ये कोई और नहीं दे रहा है आपको, ये खुद की एक अधिगम का पुनर्बलन है। ठीक है, कोई और आपको ये पुनर्बलन देने नहीं आ रहा है कि कोई और आपको ये पुनर्बलन देने आ रहा हो। बात हम जो कर रहे हैं सतत पुनर्बलन की, कि जब आपने कुत्ते को हटा लिया तो एक आपको कोई पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार रूप में आपको क्या मिलेगा,
कोई आपको 10,000 रुपए दे जाएगा? नहीं दे जाएगा। आपको क्या मिलेगा पुरस्कार में? आपको भोजन मिल जाएगा पुरस्कार में, आपका पेट भर जाएगा। समझ में आया? आपको भोजन मिल जाएगा, आपका पेट भर जाएगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी? समझ में आ गया? आया? आया, पता है हमको आया। देखो वो गला हिला रहे हैं, बोल तो। चलिए, सतत पुनर्बलन। जब कोई सफल अनुक्रिया, जब कोई सफल अनुक्रिया करने पर सफल अनुक्रिया करने पर मिलने वाला पुरस्कार मिलने वाला पुरस्कार या पुनर्बलन बस लिख लीजिएगा कि इसको सतत पुनर्बलन कहते हैं। सतत पुनर्बलन क्या है? जब कोई सफल अनुक्रिया करने पर मिलने वाला पुरस्कार या पुनर्बलन, उसी को बोलते हैं हम सतत पुनर्बलन। एक पॉइंट और लिखिएगा इसमें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अगर आपको हर छोटी और हर बड़ी चीज पे पुरस्कार, जो स्किनर साहब ने कही है कि अगर आपको हर छोटी या हर बड़ी चीज पे पुरस्कार मिलने लगेगा, हर छोटी या हर बड़ी चीज पे अगर हम आपको पुरस्कृत करने लगे, तो आपका क्या होगा? उस पुनर्बलन का या उस पुरस्कार का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। उस पुरस्कार का या उस पुनर्बलन का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। और उसके फलस्वरूप होगा क्या? इससे आपके सीखने की जो रुचि है उसमें गिरावट आएगी। इससे सीखने की रुचि, इससे सीखने की रुचि में इससे सीखने की रुचि में गिरावट आएगी। ठीक, समझ में आया? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं हम आंशिक पुनर्बलन की। किसकी बात करने वाले हैं? आंशिक पुनर्बलन की। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर आते हैं हम पावलव पे, शुरुआत करते हैं। पावलव 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 पावलव। छोटी सी बात बची है इसमें, एक आपका लास्ट पॉइंट बचा है, आंशिक पुनर्बलन। लास्ट टाइप, बने रहना है, जाना नहीं है, ज्यादा से लोगों को बुलाना है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पुनर्बलन। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन, हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए, आंशिक पुनर्बलन की अगर हम बात करें तो अभी आपने क्या पढ़ा था? सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता था? कॉन्टिन्यूअस आपको कोई ना कोई तारीफ कर रहा है, कॉन्टिन्यू कोई ना कोई आपको पुरस्कार मिल रहा है हर छोटी सी चीज पर। वाह बेटा, बेटा खड़ा हो गया, वाह बेटा, बेटा चल गया, वाह बेटा, बेटे ने ए सीख लिया, वाह बेटा। वाह मैं कितना अच्छा हूं, मेरे अंदर महान बनने की, मैं तो कितना महान हूं, मुझे तो सब आता है। वहीं पे बाहर आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार जन्म ले लेगा, और आपके अंदर जो सीखने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है कि उसी अहंकार को कम करना है, और बात अब आएगी आंशिक पुनर्बलन की। इसमें क्या होगा कि आपको पुनर्बलन या पुरस्कार तो मिलेगा, लेकिन जैसे आपने एक जिस दिन आप ए सीखे थे, आपने ए सीख लिया, बी और सी पे कोई पुरस्कार नहीं, फिर डी पे मिलेगा। डी पे आपको हमने फिर से, वाह ए बी सी डी, मेरा बच्चा 3 चीज 4 चीजें सीख गया, वाह कितनी अच्छी बात है बेटा, तुम तो कितना अच्छा पढ़ते हो।
अब देखो फिर उसको एक बार मोटिवेशन मिला, अब वो और तेजी से चीजें सीखने की कोशिश करेगा। अब वो ई एफ जी एच आई सीख लेगा, अब जे पे फिर पुरस्कार दीजिए, फिर पुनर्बलन दीजिए। ठीक है, बच्चा 2 सीखा, फिर बच्चा ने 4 सीखा, फिर बच्चा 6 सीखेगा। इससे क्या होगा, उसके अंदर सीखने की तत्परता बनी रहेगी। यही कहा है आपके स्किनर के आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत ने, स्किनर के आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत ने, कि जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रिया की संख्या बदलती रहे। चलिए, जब ये तो गया, जब पुनर्बलन देने के लिए, जब पुनर्बलन देने के लिए सफल अनुक्रिया, सफल अनुक्रिया की संख्या बदलती रहे, जब सफल अनुक्रिया की संख्या बदलती रहे तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका आंशिक पुनर्बलन। इसी के अंडर में हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और ले लें। ऐसे स्टार बनाइएगा और फिर लिखिएगा, ऐसे में कार्य करने की तत्परता, ऐसे में कार्य करने की तत्परता बनी रहेगी। ऐसे में कार्य करने की तत्परता बनी रहेगी। ठीक है, यह अच्छा पुनर्बलन है। भाई आपको खुद दिख रहा होगा क्यों अच्छा है। यह अच्छा पुनर्बलन है, सतत से प्रभावी। सतत से प्रभावी, समझ में आया? लिख लीजिएगा इसको। एक सबसे जरूरी बात, लिखे, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि दंड एवं पुरस्कार, दंड एवं पुरस्कार, दिख रहा है पुरस्कार, पुरस्कार, दंड एवं पुरस्कार किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है। दंड एवं पुरस्कार किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होगा। बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होगा। होगा लिखा है लास्ट में, दिख नहीं रहा होगा। दंड एवं पुरस्कार किसी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या
नकारात्मक पुनर्बलन होगा। जैसे हम कोई भी पुनर्बलन, इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा कि हम कोई भी पुनर्बलन जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, किसी व्यक्ति का को पुनर्बलन नहीं मिलता है। चलिए इसको ऊपर से नाम मिटा देते हैं, फिर इसको चलिए इसको यहां समझिएगा। देखिए किसी व्यक्ति को हम पुनर्बलन नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चोर चोरी करता है, उसे दंड मिलता है। क्या मिलता है? चोर चोरी किया, उसे दंड मिला। चोर चोरी दंड। अब क्या चोर को पुनर्बलन मिलता है? नहीं, इसके व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है। इसको दंड मिला किसकी वजह से? नकारात्मक पुनर्बलन मिला किसकी वजह से? चोरी करने की वजह से। तो यही कहा है कि दंड एवं पुरस्कार किसी भी प्रकार के पुनर्बलन नहीं है, बल्कि जो इनके व्यवहार होता है उसका सकारात्मक, बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होता है, बल्कि इनके व्यवहार का सकारात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसको लिख लीजिएगा, 2 सेकंड का टाइम, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी 2 बुक्स हैं, उन बुक्स को भी ले लेते हैं। 2 बुक्स हैं इनकी, वो भी कवर करते हैं। द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। पहली जो बुक है इनकी वो क्या है? द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। और जो दूसरी किताब है वो है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। बुक है बुक द बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो दूसरी किताब है वो है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। दूसरी किताब का क्या नाम है? साइंस एंड ह्यूमन साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये रही 2 किताबें। स्किनर हो गए आपके कंप्लीट। आई होप आप सभी लोगों को पूरे का पूरा स्किनर समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत इनके सिद्धांत में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन करते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव से। किससे मिलते हैं? इवान पेट्रोविच पावलोव। ज्यादा तो नहीं कवर हो पाएगा आज शायद, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर रहने वाला है इनका, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना से अधिक हो सके उतना हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक, ये रहे आपके इवान पेट्रोविच पावलोव। चलिए शुरू करें। जितना कवर हो पाता है कोशिश करते हैं उतना कवर करते हैं आज, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग को ऐसे भी कौन सा भागना है यहां से।
देखिए, इवान पेट्रोविच पावलोव की बात करते हैं तो रूस के निवासी थे। कहां के निवासी थे? पूछा गया क्वेश्चन है कि पावलोव कहां के निवासी थे, तो पावलोव साहब जो है आपके वो रूस के निवासी थे। इनका पेशा क्या था? ये पेशे से बायोलॉजिस्ट यानी कि शरीर विज्ञानी थे। क्या थे? पेशे से ये शरीर विज्ञानी थे। तो इवान पेट्रोविच पावलोव कहां के निवासी हैं? रशिया के निवासी, रूस निवासी यानी कि रशिया के निवासी इवान पेट्रोविच पावलोव शरीर विज्ञानी बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव रशिया के निवासी थे, शरीर विज्ञानी थे। अब इनकी बात करते हैं इनके अध्ययन की, तो इनका अध्ययन इस तथ्य पर आधारित था कि किसी प्राणी की लार ग्रंथि, ये अध्ययन नहीं कर रहे थे किसी की मनोविज्ञान का हम कोई अध्ययन कर रहे हैं, वो तो बाई चांस बन गया इनका अध्ययन। ठीक है, क्या हुआ? इनका अध्ययन जो है वो बाई चांस बन गया था। देखिए, जो पावलोव है इनका अध्ययन इस तथ्य पर आधारित था कि किसी प्राणी की लार ग्रंथि का उसके पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारे यहां पे जो गले में है, यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड्स का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में अध्ययन कर रहे थे इवान पेट्रोविच पावलोव। समझ में आई बात? इस बारे में किस बारे में अध्ययन कर रहे थे कि हमारा जो पेट में जो खाना पचता है, हमारे पेट में जो खाना पच रहा है, इस पे सलाइवा का क्या यूज है, सलाइवा इसमें से कितना मदद करता है, इस बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भैया नोबेल पुरस्कार विजेता है तो वैसे ही बहुत बड़ी बात हो गई। नोबेल पुरस्कार विजेता है आपके इवान पेट्रोविच पावलोव साहब, 1904 में इन्हें नोबेल दिया गया था। उनके इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पावलोव ने कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रखने के बाद एक मेज से बांध दिया। क्या किया था? एक कुत्ते को कुछ दिनों तक भूखा रखा और उसके बाद एक मेज से बांध दिया उन्होंने उस कुत्ते को। भाई आप क्या करेंगे? आपको 2-3 दिन खाना ना दिया जाए और उसके बाद आपको एक मेज से बांध दिया जाए। आगे की कहानी, आपके सामने चाउमीन रखना है या बर्गर रखना है या फ्रेंच फ्राइज रखना है, जिसका जो फेवरेट है, क्या पानी पूरी आपके सामने रखना है, यह हम आगे बताते हैं। आगे जब बात करते हैं तो पहले इनके सिद्धांत के नामों से परिचित हो लेते हैं। सिद्धांत तो आपको समझ में आ ही गया होगा जब हमने खाने की बात कर ली तो, कि किसको लाल टपकाना है। चलिए इनके सिद्धांत के हम कुछ नाम ले लेते हैं आज, कि किन किस नामों से इनके सिद्धांत को हम लोग जानते हैं। पावलोव के सिद्धांत को हम निम्न नामों से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं? उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत। अभी पीछे कौन सा सिद्धांत पढ़ा है आपने? अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं आर टाइप सिद्धांत, अब आप पढ़ रहे हैं उद्दीपक अनुकूलन। अभी आपने पढ़ा था अनुक्रिया अनुकूलन, एस टाइप। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, स्टिमुलस कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर क्या नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, रिलेशनल रिस्पॉन्स का सिद्धांत है इनका। फिर प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। क्या है? रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। ये क्या हुआ? इंग्लिश में हुआ ये आपका प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं? अनुकूलित प्रत्यावर्तन। अनुकूलित यानी कि कंडीशनड, प्रत्यावर्तन यानी कि रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्स, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये दोनों नाम हो गए आपके इंग्लिश में। अब हम अगर बात करें इनके सिद्धांत की, तो जब आपके सामने मैंने खाने की बात कर दी, कुत्ते की बात कर दी, तो आप समझ गए होंगे कि एक भूखे कुत्ते को कुछ दिनों तक पहले भूखा रखा, फिर उसको एक मेज से बांध दिया। मेज से बांधने के बाद क्या किया था? उसको
खाना उसके सामने रख दिया, वो लाल टपका रहा था। यही है इनका प्रयोग, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके सिद्धांत का क्या निष्कर्ष था, आइए उसको जान लेते हैं। अगर किसी सीएस यानी कि देख लीजिए कुछ यहां पर टर्मिनोलॉजी है जिसे हमें पढ़ना होगा, आइए इसको मिटाल के यहीं लिखते हैं। हम आपको पहले तो कुछ शब्दों से परिचित करा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा सिद्धांत देखते हैं। देखिए पहला शब्द जो है इनका CS, कंडीशनड स्टिमुलस, फिर कंडीशनड रिस्पॉन्स, फिर अनकंडीशनड स्टिमुलस, फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक, इतने से परिचित हो गए आप। कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए अब इससे परिचित होने का मतलब हुआ, यह क्या है आपका अनुकूलित उद्दीपक, इसको बोलते हैं अनुकूलित उद्दीपक। यह हो गया आपका अनुकूलित उद्दीपक। यह है आपका अनुकूलित अनुक्रिया, यह आपका गैर अनुकूलित उद्दीपक, और यह है आपका अनकंडीशन यानी कि गैर अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, तो ये चारों शब्द पूरे सिद्धांत को, जो ये चार शब्द समझ जाएगा वो पूरे सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, समझ गया, और वो इस सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से कर ले जाएगा। ठीक है, समझ जाएगा। देखिए सिद्धांत क्या कहता था, इनका निष्कर्ष क्या निकला कि अगर किसी अनुकूलित उद्दीपक को लगातार गैर अनुकूलित उद्दीपक, अनुकूलित उद्दीपक को लगातार किसी गैर अनुकूलित उद्दीपक के साथ दिया जाए तो कुछ समय बाद कंडीशनड यानी कि अनुकूलित उद्दीपक, तो कुछ समय बाद अनुकूलित उद्दीपक पर भी वही अनुक्रिया होगी जो पहले गैर अनुकूलित अनुक्रिया पर होती थी। अतः हम कह सकते हैं कि यूसीआर यानी कि गैर अनुकूलित अनुक्रिया से भी, गैर अनुकूलित अनुक्रिया से भी अनुकूलित अनुक्रिया हो सकती है। देखिए कुल मिला के जब आप सिद्धांत समझेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो परेशान नहीं होना है कि सर ये क्या आपने कर दिया गोलमोल, अनुकूलित उद्दीपक गैर अनुकूलित उद्दीपक, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि आज आप काम भर का पढ़ चुके हो। तो हम लोग पेट्रोविच से, इवान पेट्रोविच पावलोव से परिचय हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे अपने यहीं से हम शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग पावलोव से अपनी नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से समझेंगे इवान पेट्रोविच पावलोव को, उनके CS, CR, UCS, UCR के सिद्धांत को, क्योंकि ये जो समझ गया वही सिद्धांत समझ पाएगा, इसलिए मैं इसके साथ कोई लापरवाही नहीं करना चाहता, आप भी मत करिए। आज के लिए इतना ही इनफ है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, फिर पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, आप सब पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।